खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, तार मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें और फिर कुछ मेहमानों का भी तारुफ करवाते हैं आपसे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म के मौजूद न होने पर अब अपोजिशन और ख़ास तौर पर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक ट्वीट की है। क्या उनका वहाँ होना ज़रूरी है या नहीं, इस पर बात करेंगे। TLP से होने वाले मुआहदे में क्या मुआहदा पार्लियामेंट में लाया जाएगा? इसके साथ PDM एक फिर तहरीक चलाने को चली है। क्या ये तहरीक चल पाएगी? इसमें जान पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? और क्या बड़ी कीमतें जो हैं वो आलमी महंगाई की वजह से हैं या कुछ हमारा भी किया धरा है? सब बातों पे बात कर रहे हैं। मगर भट्टी साहब हमारे साथ जनरल गुलाम मुस्तफ़ा पर हैं, उनसे बात करते हैं। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। पहले तो मैं ये पूछूंगा कि आम तौर पर जब कमेटीज़ जो होती हैं हम अमेरिका में देखते हैं या यूरोप में देखते हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका में देखते हैं, तो कमेटीज़ के सामने जो लोग, ज़रूरी नहीं कि हेड ऑफ़ द स्टेट या जो चीफ एग्जेक्टिव है वो भी पेश हो। यहाँ क्या रवायत है और आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये एतराज़ जायज़ है? देखिए, जिन कमेटीज की आप बात कर रहे हैं तो बाकायदा उस सेनेट की, कांग्रेस की जो हेयरिंग कमेटी है, वहाँ पे जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं या गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको बुला के बाकायदा उनसे ब्रीफिंग भी ली जाती है, उनसे सवाल जवाब भी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई रवायत नहीं है। पाकिस्तान में हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एक बना ली है, हालांकि मेरा समझना आइन में भी इसकी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं। अगर आपको याद हो तो जनरल जहांगीर करामत ने मशवरा दिया था कि आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाइए। उसमें तो उसी पे नवाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा नाराज भी हो गए थे और फिर उसमें इस्तीफा देना पड़ा था। बहरहाल हमने ये बना के बैठ गए इसमें। इन कमेटी का मकसद, इस जो कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, जो मैं मकसद अभी तक समझा हूँ कि जो कौमी क़यादत है आपकी, अपोजिशन और हुकूमत दोनों, वो बैठते हैं और जो भी इशू है एट हैंड है उसमें असली क़यादत से आप ब्रीफिंग भी लेते हैं, फिर बातचीत भी होती है, फिर उसमें सवाल भी उठते हैं, जवाब भी दिए जाते हैं और एक कोशिश है कंसेंसस डेवलप करने की उन सेंसिटिव इश्यूज पर जो हम नेशनल असेंबली में जाकर डिस्कस करना नहीं चाहते। अगर यहाँ पर आप बातचीत कर लें और प्राइम मिनिस्टर मौजूद हो यहाँ पर, तो इस कमेटी की वैल्यू तभी बनती है ये, क्योंकि फैसला और सही है या गलत है, अल्टीमेटली द बक विल स्टॉप एट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। उनकी ये जिम्मेदारी है, कौमी सलामती उनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी है। अगर वो शामिल हो इसमें तो ब्रीफिंग के बाद जब सवाल जवाब होते हैं, और आई एम श्योर हमारी जो हमारी इज्तिमाई दानिश है मेरी कौम की, वो नेशनल असेंबली में बैठी हुई है, उनके जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं वो बैठे हैं उसके बाद के, तो आई एम श्योर बात भी सेंसिबल होगी, सवाल भी सेंसिबल हुए होंगे, जवाब भी दिए गए होंगे। लेकिन उन सवालों जवाब के सिलसिले में और इसके नतीजे में अगर कोई चीज ऐसी आती है जिसका पहले हुकूमत ने इदराक नहीं किया, या वो मामला ऐसा है जिसपे समझा जा रहा है कि इस पे हुकूमत के जो भी इक़दाम हैं वो इतने सही नहीं है, तो उनको तब्दील अगर करना है तभी तो प्राइम मिनिस्टर ने तब्दील करना है फैसला। तो ये मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर की गैर हाजिरी इस कमेटी की, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, इसकी वैल्यू को उन्हें कम कर दिया है। इससे उनको होना चाहिए था। इसमें आपकी सारी क़यादत बैठी हुई है कौम की वहां पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मतलब है जन्ना साहब, आप समझ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ना जाकर उसकी वजह से उसकी इफादियत कम हो रही है और ये उनकी जिम्मेदारी है उन्हें जाएं और जाकर लोगों के साथ, क्योंकि मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव हैं, अगर कोई उनसे रिलेटेड सवाल है तो उन्हें जाना चाहिए। तो ना जाने की वजूहत क्या सब बज़ाहिर नजर आ रही हैं? देखिए, जो आम तौर पे अगर आप, एक तो यह है कि शायद सिर्फ इसको ब्रीफिंग हद तक रखा गया। प्राइम मिनिस्टर चूंकि डेली के हिसाब से उनको रिटर्न भी और ब्रीफिंग भी होती रहती हैं, तो अपडेटेड है इस सिलसिले में जो भी इक़दाम हो रहे हैं। एक तो ये हो सकता है इस सिलसिले में, और उनका ख्याल ये है कि यहाँ पर कुछ जो फैसला करने की जरूरत नहीं होगी, बातचीत होगी, मुझ तक पहुंच जाएगी और अगर चेंज करना होगा तो हम फैसले को तब्दील भी कर सकते हैं। दूसरी वजह उनकी यह है कि वो इस किस्म की किसी कमेटी में भी तशरीफ नहीं लाते, ये पहली दफा नहीं है। वो एक रवैया भी शायद उनका हो सकता है, वो अपोजिशन के साथ मिलकर बैठने को, बात करने को तैयार नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो आप जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, या जिस पार्लियामेंट जिसके लिए हम इतना खर्चा भी कर रहे हैं, इलेक्शन भी कराते हैं, उस पार्लियामेंट का फिर फायदा क्या है आपको? अगर आपने कौम की इज्तिमाई दानिश को वेटेज नहीं देनी तो फायदा क्या है इसको? अच्छा मलिक साहब, मैं इसके बाद जनरल साहब मलिक साहब आएंगे। मुझे समझ नहीं आती वज़ीर आज़म की सोच की कि वो अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाना चाहते, तो ऐसी कानून साजी करे कि हुकूमत हो, जो अपोजिशन के लोग उन्हें घर भेज दिया जाए
अगर अपोजिशन तो हमेशा इस्लाह के लिए होती है, तनकीद के लिए होती है, ताकि गवर्नमेंट पे चेक होता है। ये बड़ी नेगेटिव सोच है कि अपोजिशन के साथ एक प्राइम मिनिस्टर नहीं बैठ रहे तो मसाइल के हल कैसे निकलेंगे। जी जनरल साहब आप जी जनरल साहब आपसे देखिए, या तो आप इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को चेंज करना, उसको अगर ये है और जो आइन के तहत चल रहा है काम, उसमें मशावरत तो हर स्टेज पे इंपॉर्टेंट है। किसी भी जगह आप देख लीजिए, फौज में अब जो फैसला साजी होती है, जहाँ पे जब कोर्ट कमांडर बैठते हैं तो कई दफा एक मसले पर पूरा दिन बहस होती है उसके ऊपर, फिर कहीं जाके फैसले होते हैं यहाँ पे। तो फैसला साजी के लिए मुशावरत का अमल इसीलिए मुस्तहसन गजाना जाता है कि जब इज्तिमाई दानिश बैठती है तो फैसले बेहतर होते हैं। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें चीज है कि जो भी फैसला होगा वो पूरी कौम उसके साथ खड़ी होगी। जब आपकी ऑपोजिशन भी साथ बैठी है और आप भी साथ में बैठे हुए हैं, तो जो भी अभी फैसला कर रहे हैं, चाहे वो टीएलपी के बारे में आप कर रहे हैं, चाहे वो टीटीपी के बारे में कर रहे हैं, देखिए इससे सिर्फ पीटीआई तो इफेक्ट नहीं है, इससे चंद लोग तो इफेक्ट नहीं है, ये तो कौमी सतह पे इन सारे मामलात का आपकी नेशनल लाइफ पे असर है इसका। अगर आप उसमें इतनी अहमियत देने को तैयार नहीं है तो फिर मैं समझता हूँ कि या तो सिस्टम खत्म कर दे। जनरल साहब मैं थोड़ा सा देनी है जनरल साहब मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड के साथ आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। मुफ्ती मुनीब साहब ने हमारे इस प्रोग्राम में बताया था कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए, हम उनकी तारीफ़ करते हैं, उन्होंने मुल्क की बेहतरी के लिए, अमन मान के लिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ के इशारे पे उन्होंने मुज़ाकरात की और कामयाब हो गए। मेरा सवाल ये है कि एक आम पाकिस्तानी को आप सामने रखें, जब यहाँ पे आपकी सड़कें बंद हैं, आपका जीटी रोड बंद है, तो पता लगता है कि जनरल बाजवा साहब की मोहब्बत है। मैं समझता हूँ कि बड़ा उन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया अगर मसला ख़त्म हुआ है। तो अगर वज़ीर आज़म नहीं आते तो मेरा सवाल ये है, तो क्या आप जब आर्मी चीफ आके कौन से सवालों के वहाँ पे जवाब देंगे? इस दिस मीन के प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी कोई नहीं है, सारा काम वही करते हैं, तो मैसेज तो बड़ा अजीब सा आ रहा है इससे। देखिए, ये भी बात हो रही है कि क्या प्राइम मिनिस्टर इस सारे मामले के ऑन बोर्ड भी हैं या वो इससे इख्तिलाफ रखते हैं, ये बात भी हो रही है। आपने जो बात की उसमें भी वजन है, लेकिन देखिए एट द एंड ऑफ द डे जो भी फैसला हो या ना हो, जो भी मसला होगा इस मुल्क में आज, चाहे महंगाई है, चाहे वो टीएलपी है, चाहे टीटीपी है, चाहे कोई भी है, किसकी जिम्मेदारी है इसमें मुझे बताइए। हुकूमत हेड कौन कर रहे हैं? इमरान खान साहब। उनको ये जिम्मेदारी ओन करनी पड़ेगी। ओन करके आप बताएं उनको भी क्या बात हो रही है, क्यों बात हो रही है। वो कुछ रैशनल ऐसा होगा। आर्मी चीफ का फैसला तो ये नहीं है। फैसले जो भी होने हैं, जब भी होते हैं फैसले, आर्मी अपनी राय जरूर देती है और देनी भी चाहिए। तमाम जो आपके स्टेट के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो राय देते हैं। अल्टीमेटली तो आपकी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर मिलकर फैसला करते हैं, क्योंकि फैसले की अहमियत तभी है। उसकी अफादियत अगर आपने बढ़ानी है तो आप उसके लिए अपनी अपोजिशन को भी साथ में ला के बैठते हैं। अगर इस सारे प्रोसेस को आप वो वेटेज देने को तैयार नहीं है तो फिर तो बातें तो होंगी कि आप क्यों नहीं आए, क्या आप इस फैसले से खुश नहीं है, क्या जो बातचीत हो रही है उससे आप खुश नहीं है। हालांकि टीटीपी के बारे में जो बातचीत का अमल का आगाज था, उस सारे से कौम को, दुनिया को आगाह खुद प्राइम मिनिस्टर ने खुद किया था। इसमें वो भी किसी इंटरव्यू में किया था उन्होंने। अच्छा जनरल साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये इसी हवाले से। एक बड़े दुनिया में भी ये बहस हो रही है कि ये पार्लियामेंट्स डिसफंक्शनल क्यों हो गई हैं, और इसमें बजाय ये बहस होने के कि ये सिस्टेमिक फेलियर है, प्राइसेस हैं, दीगर बुरान है, वहाँ पे उनकी निजी ज़ाती कारोबारी लड़ाइयों का अखाड़ा बन के रह गई हैं। और चुनाचे इनसे ये हम तो बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, हमने बड़ी मारें खाई इसके लिए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो डिसफंक्शनल हो, ये तासुर, इसमें कुछ हकीकत है कि ये अब कुछ निजी मसाइल, ज़ाती मसाइल, ख़ानदानी मसाइल का अखाड़ा बन के रह गए हैं हमारे ऐवान? जनरल साहब देखिए, मैं तो इससे एक कदम आगे आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरी बात पसंद नहीं आती दोस्तों को, लेकिन कोई भी मैन मेड सिस्टम फॉरएवर कामयाब नहीं होता। उसकी एक लाइफ है, उसके बाद दैट सिस्टम हैज टू गो। और फिर जो चीजें इवॉल्व हो रही है, जिस तेजी से दुनिया इवॉल्व हो रही है, सिस्टम उसके मुताबिक अपने आप को इवॉल्व नहीं कर सकता। सिस्टम पीछे रह गया है।
अब हुआ ये है, देखिए पार्लियामेंट, आप अपनी कौमी असम्बली की मिसाल ले लीजिए, दौलत बनाने के बारे में जो फैसला साजी काम पे होती है पार्लियामेंट में, दौलत को कंट्रोल करने का फैसला काम पे होता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट को कंट्रोल कौन करता है? एक आदमी या दो आदमी जो पार्टी लीडर्स हैं उनके। तो आपने तो इन तमाम का जो माखज है उसको कंट्रोल कर लिया। अब अपोजिशन में बैठ के गवर्नमेंट को चेक करना है, लेकिन फैसला साजी चूंकि एग्जीक्यूटिव का काम है, एग्जीक्यूटिव भी कंट्रोल कर रहा है एक प्राइम मिनिस्टर, वो पार्लियामेंट को भी कंट्रोल कर रहा है प्राइम मिनिस्टर। तो आप जो मर्जी कर लें, काम तो फिर एक आदमी के फैसले पे होगा ना। जमहूरियत कहाँ गई आपकी? आपने तो खुद इस सारे सिस्टम को, हमने, मैं सिर्फ पाकिस्तानी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि इसके बारे में हमें रिलेटेबल है, बाकी लोगों के साथ यही हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अमेरिका में देख लीजिए कहाँ पहुंचे हैं मुझे आके। अब तो बाकायदा ये बात शुरू हो गई है कि क्या चीन का जो सिस्टम है या और जहां पे इस किस्म की जमहूरियत नहीं है, क्या इसको भी इवॉल्व करके नए सिस्टम को लाने की जरूरत है, ताकि दौलत का इर्तिकाज देखें। जिस वक्त काजी साहब आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, ये कोविड में भी जो दुनिया के अमीर तरीन लोग थे उनकी दौलत में कई 100 गुना इजाफा हो गया है, बाकी दुनिया गरीब होकर रह गई है। इसका कोई कंट्रोल किसी के पास है? किसी के पास नहीं है। तो जब कंट्रोल ही पैसा कर रहा है सारे आपके सारे अमल को, तो फिर इस सिस्टम में तो जाना है ना। जनरल साहब, मैं एक थोड़ी सा आपसे एनालिसिस चाह रहा हूँ। टीटीपी के वाले से आज इजलास में डेफिनेटली बात हुई है और वो ऑफ दी रिकॉर्ड है। मेरा आपसे सवाल ये कि पाकिस्तानियों ने एक तरफ तो बड़ा शुक्र अदा किया अल्लाह का कि एक पुरअमन सलूशन हो गया, पाकिस्तान वापस आ गया अमन की तरफ, मगर सवाल ये है कि वो मुआहदा क्या हुआ है? ना वो मेरी असम्बली में पेश हुआ है, ना मुझे हुकूमत बताने को तैयार है, ना कोई मुझे बताने को कोई बंदा ही नहीं है जिससे मैं पूछूं मुआहदा क्या है। वो पता नहीं चला और नया फैक्ट आ गया। MQM आप कह रही है कि हमारे पे भी पाबंदी ख़त्म करो, हमारे भी दफ्तर खोलो। जमाते अपना जो अहले सुन्नत है उन्होंने बड़े एक मीठी सी उन्होंने भी धमकी दे दी है सफाई साहबा के वाले से कि हम भी आने को लिए तैयार हैं। तो आर वी मेकिंग थिंग्स डिफ़िकल्ट फॉर पाकिस्तान? ये किस तरह हम अमन की तरफ जा रहे हैं कि हम मज़ीद कन्फ्यूजन की तरफ जा रहे हैं? जी, हम मज़ीद कन्फ्यूजन की तरफ जा रहे हैं। हमने जो भी हम फैसला साजी करें, वी डोंट थिंक इट थ्रू। हम एक इमीडिएट फाइटिंग करने के बाद हम पीछे हट के बैठ जाते हैं, फिर पता चलता है कि ये तो आग कभी बुझी नहीं है, बल्कि कहीं और जो सुलगती थी चिंगारी वो उसके सामने आ गई है। आप लोग बेहतर जानते हैं, रुई में अगर एक दफा आग लग गई बुझाई नहीं जाती। फिर पाकिस्तान में देखिए हालात सिर्फ एक ग्रोह नहीं है, हर किस्म के ग्रोहों ने अपने लिए एक सारे स्टेट में जगह आहिस्ता आहिस्ता स्टेट को पीछे धकेल के हम स्टेज पे आ गए हैं कि स्टेट इस वक्त आपको मजबूर नजर आ रही है। ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। TLP से, स्पाई साहबा से, इनकी आइडियोलॉजी से या इनकी बातचीत की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल जो मैकेनिज्म एट प्ले है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, आपने एक को आपने प्रोस्क्राइब किया, उसको हटा दिया, दूसरा भी कहता है हम भी हटाओ इसको, बताने से क्यों उसको किया। अब उनको भी वो भी सड़क पे आके बैठ जाएंगे, कल को गौर आके बैठ जाएगा। स्टेट के मामला तो ऐसे नहीं चलते। अगर आपने एक असेंबली है, वहां पे बातचीत आपकी होनी चाहिए, बातचीत होने के बाद तो फैसला साजी होनी चाहिए, उसके बाद आगे में बढ़ना चाहिए। इस फैसले की अहमियत उसी वक्त तक है जब तक इस फैसले को जो जिन्होंने भी साइन किया है वो इस पर कायम रहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल TLP अगर इस मायदे से फिर जाती है तो कौन गारंटी देगा? अच्छा जनरल साहब, मेरी एक जरा रहनुमाई फरमाइएगा। एक तो चले कभी सिपह साहबा बन जाती है, कभी TTP बन जाती है, कभी TLP बन जाती है, समझ नहीं आती। ये बन जाती तो हैं, लेकिन जब वो बाले जान होता तो फिर मसला बनता है। आज कोर कमांडर कराची का हो गया है कि जनरल सईद साहब ने कोर संभाल लिया और नदीम अंजुम साहब छोड़ दिया। तो अब 10 दिन क्या वो नए DG जो ISI तैनात हुए हैं मोहतरम नदीम अंजुम साहब, वो रेस्ट करेंगे या उसमें 20 से पहले भी मुमकिन है कि हो जाए वो चार्ज ले लें? देखिए, कोर का और ISI के चार्ज लेने और देने में थोड़ा फर्क है। कोर के मामला कंपैरेटिवली उतने पेचीदा नहीं होते क्योंकि वो स्टेट फॉरवर्ड प्रोग्राम है, वो आप नए कोर कमांडर्स को ब्रीफ कर देते हैं, और अगर ना भी हो तो एक्टिव कोर कमांडर वहां मौजूद होते हैं, स्टाफ मौजूद होता है। जहां तक ISI का ताल्लुक है, ISI आपकी कौमी सलामती का वो इदारा है जो बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व है, इसमें काम कर रहा है इस वक्त। उसकी ब्रीफिंग के लिए आपको टाइम लगता है, और वो जो अंडरटेकिंग और प्रोसेस है
ये 8 से 10 दिन मेरे ख्याल उसमें सर्फ होंगे, क्योंकि नए DGI जो आ रहे हैं उनको हर चीज़ के बारे में बाकायदा ब्रीफिंग दी जाएगी, अप टू डेट लाया जाएगा, कहीं उनके सवाल होंगे, कहीं उनकी क्वेरीज होंगी, वो क्लैरिफाई होंगी। जब तक वो अप टू डेट नहीं हो जाएंगे तो उनको वहां पे सीट पे मैं और सवाल आसान कर देता हूँ। गालबन 6 अक्टूबर को DGI SPR ने उनकी प्रेस रिलीज जारी की थी, तो क्या ये बेहतर ना होता एक ही दिन वो चार्ज छोड़ के अगले दिन चार्ज संभालते? अमूमन प्रैक्टिस मादी में तो ऐसा ही हुआ है जब आप थे। जी, कोर कमांडर्स का तो यही होता है, लेकिन जो ISI के जो चीफ आते हैं ना जी, वो ये तो अभी चूंकि पब्लिक उसमें डिस्कोर्स में बात आ गई तो बात हो रही है, वरना से पहले भी ISI के चीफ आते हैं, उनको बाकायदा पहले बुला लिया जाता है, वो आके ब्रीफिंग लेते रहते हैं। इस चीज डिक्लेयर बाकायदा ऐसा नहीं होता, लेकिन अब तो खैर 20 तारीख उनका हो गया है, 19 को उन्होंने ISI का ऑफिशियली चार्ज ले लेंगे। वो अब ब्रीफिंग चलेंगी, मुख्तलिफ मीटिंग वगैरह में भी शायद वो जाएंगे साथ बैठ के, ताकि उनको पता चले कि भाई जो चाहे TTP के है चाहे TLP है, किसी के साथ जहाँ भी आए ISI के फुटप्रिंट्स है उनके बारे में उनको हर लिहाज से तफसीली ब्रीफिंग मिलेगी उनको। अच्छा जैसा मैं उसी सवाल पे दोबारा आपकी तरफ आना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है जिस तरह भट्टी साहब ने भी जो है अभी पॉइंट आउट किया कि जब वाइटल इश्यूज आते हैं अनफॉर्चुनेटली जो जिस होने चाहिए वहाँ नहीं होते और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को आगे बढ़ के कुछ काम करना पड़ता है। तो क्या हम ये समझें कि जब पार्लियामान जो है वो महज पावर स्ट्रगल के लिए रह गई है, हुकूमत बनानी है नहीं बनानी, तुम सिलेक्टेड थे मुझे सिलेक्ट करो, RTS मेरे मफाद में बिठाओ, उसके मफाद में क्यों बिठाया? तो इस तरीके से ये वहाँ पर जो काम वहाँ होने हैं, जिस तरह ये मलिक साहब कह रहे हैं, जिन्होंने हमें बताना है वो इस चक्कर में लगे हुए हैं मेरी हाउसिंग सोसाइटी पे हाथ ना लगाना, ये ना करना। ये तस्वीर जो अवाम में जा रहा है गलत है या सही है? बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि मैं खुद भी ये पूछने में बेचानक हूँ कि जिन लोगों को मैंने इलेक्ट करके भेजा वो काम क्या कर रहे हैं वहां। बजट तक तो वो पढ़ते नहीं है, डिस्कस कोई नहीं होता। फिर इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस ने अपने हाथ पांव बांध के अपनी पार्टी लीडर्स के सामने अपने आप को गुलाम के तौर पर पेश कर दिया है। आपकी 18वीं तरमीम की बात कर रहा हूँ, जिसने पार्टी लीडर्स को ऑल पावरफुल बना दिया है। टिकट भी वही देंगे, तो भी वही करेंगे, जब वो बैठेंगे तो ऑर्डर भी नहीं के होंगे, आप पॉलिसी के खिलाफ बात भी नहीं कर सकते। तो किस किस्म की इज्तिमाई दानिश है जिसको आपने बात करने की आज़ादी ही नहीं है? उनको तो आज़ाद पार्लियामेंट तो आज़ाद करने बात तो कर रहे हैं ना वो। मेरी साहब क्या आप समझते हैं इस सवाल की वजह क्या है? हमारे यहाँ क्यों हमारा जो पॉलिटिकल ब्रेन है वो इतना नीचे क्यों आया है? एक ज़माने में यहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे ब्रेन थे, पूरी दुनिया आप डिसएग्री कर सकते हैं उसकी सोच से, बट ही वाज ए डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो हम क्यों नीचे आ रहे हैं? हमारा पॉलिटिकल डिके की क्या वजह है आपके ख्याल में? देखो, पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो मेरी समझ है, हो सकता है मैं गलत हूँ, इवॉल्व करना अपने आप को छोड़ दिया। हमारी जो पॉलिटिक्स है वो 80 की दहाई में फंसी हुई है, उससे आगे निकलने को हम तैयार नहीं है। दुनिया कहीं से कहीं चली गई है। जब ये आउट ऑफ सिंक है सारे सिस्टम, तो मेरे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो क्या करेंगे इसमें? उनको ना तो कोई थिंक टैंक्स है उनको सपोर्ट करने के लिए, ना वो खुद इस चीज पे इतने ज्यादा उनका शौक है कि बैठ के हर चीज के बारे में। चंद पार्लियामेंटेरियन डेफिनेटली तैयार होकर आते हैं, बट जनरली मैंने देखा है सबसे जो इम्पोर्टेंट आपकी डिस्कशन हो रही होती है वो बजट की जब बात, वो हैरान कौन होती है उस वक्त देख के, कोई पढ़ता ही नहीं पार्लियामेंट। तो अब इस पार्लियामेंट का तो रखने चाहिए। खुद इन्होंने अपनी जो वैल्यू है खुद अपने आप को ले आए हैं कि जहां पर अपने जाती लिमिटेड मफादात के अलावा ये बात। अच्छा जना साहब, मैं कर्ज कर रहा हूँ, जैसे आपने फरमाया बजट सेशन सबसे अहम होता है, तो 2-3 दफा मैंने सर्वे किया, 90 से ज्यादा % लोगों ने बजट पढ़ा ही नहीं होता जो पास करने जाते हैं असेंबली में। तो वो क्या पास करेंगे जिन्हें पता ही नहीं बजट में लिखा क्या है, मसाइल है क्या, उसका हल क्या है? तो क्या ये जमहूरियत डिलीवर कर पाएगी इस निज़ाम में इस तरीकाकार से? जी, एक जमहूरियत जो हमारे पास राइज है ये तो डिलीवर कर ही नहीं। आप देख रहे हैं ना, जो भी मुल्क की मसाइल हैं इनमें आपको पार्लियामेंट कहाँ पे नजर आती है? आप छोटी सी मिसाल, ज्यादा पीछे मत जाइएगा, ये जब तहरीक तालिबान, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जो बनी है, जो बाद में मसला बना है, ये मसला कहाँ से शुरू हुआ? पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया, सेनेट में चला गया, सेनेट ने भी बिल पास कर दिया। वहां पे किसी ने उठाया कि भाई ये जो आपने हलफनामा रखा है इसमें तो बहुत बड़ा सुकम है इसके बीच में। फिर हमारे जो उस वक्त जो स्पीकर थे उन्होंने आके जी ये टिपिकल जो टाइप करने में यार हो गया, ये हद हो गई। अभी कौमी सतह पर कौमी असम्बली एक बिल पास कर देती है, वो जो
टाइप का एरर है वो देख नहीं सकती। सेनेट उस बिल को पास कर देती है, वहां पर एक सेनेट खड़े होकर जब बात करते हैं फिर कहते हैं हो गलती हो गई हमसे। वही सेनेट एक दिन बिल पास करती है, अगले दिन फिर वही जो सेनेट उसमें चेयरमैन थे, जो जमहूरियत के बहुत बड़े इल्मदार बनते हैं, वो खुद आराम से बाहर चले गए, दोबारा उन्हीं की चेयरमैनशिप में वो बिल रिजेक्ट हुआ। इतना बड़ा मजाक आपने कभी देखा है कभी किसी और असेंबली में होता है? जल साहब क्या समझते हैं लोग? जल साहब आपने बड़ा हमें एनलाइटन किया, थैंक यू वेरी मच। और बहुत सी बातें सामने आई। भट्टी साहब जिस तरह कहा कि वो अगर वो उस बिल की बात कर रहे हैं जो कि जिस पे बड़ा शोर मचा था, तो उसके साए में एक वारदात और भी हुई थी। आपको पता है इलेक्शन के बहुत से लाज में इसहाक डार साहब ने तब्दीली कर दी थी कि किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि वो डिफॉल्टर है या नहीं है। वारदात उन्होंने वहाँ की थी, शोर इधर मचवा दिया था। बहरहाल भट्टी साहब बात यह है कि जो एक बात मलिक साहब और भट्टी साहब बारी बारी आप मुझे बताएं कि डिसफंक्शनल इसलिए हो गई है कि कुछ ज़ाती मसाइल जो हैं वो असम्बलियों में हल होने शुरू हो गए हैं, और जो है कोई नहीं पूछता कि ये मुआहदा असम्बली में आना है नहीं आना, ये मसला ही नहीं है। अच्छा जी, मलक साहब जमहूरियत के चैंपियन हैं हम सब में से, तो हम तो जमहूरियत के एक सिपाही हैं ना, तो मलक साहब चैंपियन हैं। मुझे लगता है फैमिली प्रॉब्लम हो गई हुई है हर जगह। मलक साहब बजट सेशन पार्लियामेंट के 95% लोग नहीं पढ़ते, और आपने कॉमर्स रिपोर्टिंग की और बहुत देर की है। दुरुस्त कह रहे हैं। कौमी सलामती कौंसिल का इजलास होता है, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो उधर तशरीफ नहीं लाते। वो कहते हैं अपोजिशन से हाथ मिलाना मैं गुनाह समझता हूँ या बुरा समझता हूँ, जो भी कहते हैं। तो फिर असम्बली का मकसद क्या है, मुझे नहीं समझ आ रही। ये जमहूरियत मैं किसको कहूँ? चले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। इस मुल्क का एक सूबा, उसका नाम है बलूचिस्तान, जाम साहब वहाँ के वज़ीर आला थे। मुझे याद है अपोजिशन ने आके ना कोई तनकीद की कि ये बजट में ये खामी है, ये खामी है। उनका बयान मुझे अच्छी तरह याद है और आप भी उस पर विटनेस है। उन्होंने कहा कि ये बजट तो भाई मैंने नहीं पढ़ा, तुम्हारे तक किस तरह ठहर जरा। अगर किसी मुल्क के सियासी निज़ाम में अगर सीएम को भी पता नहीं बजट कहाँ है, तो इसका मतलब है कि सियासतदान ये निज़ाम नहीं चला। अच्छा मलक साहब, ये क्या निज़ाम? ये जमहूरियत नहीं है। मैंने मेरा ये जमहूरियत नहीं ना, हिंदी में मैंने आपसे यही कहा था, ये जमहूरियत नहीं पढ़ते। और जाम कमाल तो जो छिक्के मार गया ना बलूचिस्तान में, इसके लिए नैब वो चाहिए। लेकिन अब आप ये सिलेक्शन है मलक साहब, आप नहीं देखे ना, हम लोग है ना, एक कौमी असम्बली के सेशन पे करोड़ों रुपया आपका लगता है कौम का, और अगर उसमें एक दूसरे से गोलियां मारना, साबक वजीर आला शाहिद खान अब्बासी कहते मैं पता नहीं तुम आपको कुछ स्पीकर मौते पर बड़ा नामुनासिब जूते मारूंगा। तो क्या कौमी असम्बली जूते मारने, पथराव मारने, टकराव के लिए या आइंदा एहतजाज के लिए क्यों ना कौमी असम्बली में हदूद कर दी जाए, जिसमें एहतजाज करना है वहाँ करें। झंडे हैं, कौमी एजेंडा कोई नहीं है, मसला ये। अब खानदानी एजेंडा भी है। भट्टी साहब से एक पर्सनल चीज़ जानना चाह रहा हूँ, आपकी इजाज़त से। भट्टी साहब, खबरें ये हैं कि जो तहरीक लब्बैक को कालदम ख़त्म किया है, वो एक लीगल काम हो गया, पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन सारा कुछ हो गया, मगर सुनने में आया 6 के करीब वज़रा ने इस पर तनकीद की है, मुज़ामत की है। ज़रा डिटेल क्या है इसकी, खबर की दें हमें। पहले काजी साहब सुना दें, वो वुज़रा को तो नौकरी छोड़ देनी चाहिए। वो तो कह रहे थे कि राह से खबर वो तो कह रहे थे इंडिया से फंडिंग है, उस इंडिया की फंडिंग वाले जमात को उन्होंने कहा मैं खुदा ना हादसा नहीं कह रहा, ना मुझे पता है, ना मैंने उसकी टीटीबी में असला देखा है, मैंने अपने 10 बंदे भेजे। मैं फिर और सख्त सवाल कर देता हूँ, ये वही थे जो कहते थे यहाँ पे हम खून भी करवाएंगे? वही वजीर थे, नहीं सुनते? वही वजीर थे जिन्होंने इमरान खान के एजेंडा किसी और का है, और उनकी हिस्ट्री यही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जरा सुने ये क्या कुछ कहा है शहबाज शरीफ साहब ने। ये तो हुकूमत बयान दे, पार्लियामेंट में आके बताए कि क्या मुज़ाकरात किए हैं और क्या मुआहदा हुआ है। हर चीज़ खुफिया है, उसका पता नहीं हमें बिल्कुल। चल बड़ी साहब, मेरी भी गल सुन लो। बड़ी हुकूमत ने गलत काम किया है। ये जरा 4% पे जो आपने लोन लिया था वो तो बताएं। असेंबली जब आपने जाकर हाई कोर्ट में कहा था ये कौमी राज है, ये जो हमने ये जो चीन के साथ मुआहदा किया वो तो बताएं। 1994 के जो मुआहदे जो इस मुल्क की खोखला करके रख दिया और हमें जो है दस्तनगर बेकारी बना, वो तो खोल के दिखाएं यार।
कौन लुक हु इज टॉकिंग मलिक साहब एक ही गल्ला नहीं गाय साहब देखें, आपके सवाल का जवाब है कि बिल्कुल आपकी तनकीद 200% दुरुस्त है, ये इन पे ज्यादती इन्होंने की, इन्होंने नहीं बताया, मगर इसका ये मतलब नहीं कि इमरान खान को भी माफ किया जाए। दोनों गलत है, दोनों गलत है। दिस इज नॉट द इशू। मैं पूछिए तो गल भी है। देखें तुम सारे टोकरे के नीचे अंदर सौदे करते हो, गुजारिश माल हमारा होता है, इमरान लेके आए ना इमरान लेके, गुजारिश है ना करो, मुझे एक मिनट दे दे। अच्छे बुरे की मैं बहस नहीं कर रहा, वो हेड ऑफ अपोजिशन है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, अच्छा बुरे की बात नहीं, वो कागजों में मेरा नुमाइंदा है। अगर वो बात कर रहे हैं तो सिस्टमेटिक बात कर रहे हैं ना। अच्छा, आप हमें नुमाइंदा है तो कागजी साहब अच्छा मेरी बात सुने। हाँ जी बताया, मैं आपके हर दिल अजीज काबिल एहतराम शहबाज शरीफ का मसला हल कर देता हूँ, कापी दे देता हूँ, कापी। इनसे भी एक सवाल करें कि सानिया मार्टिन को किसने मरवाया था, 100 लोगों ने किसने कत्ल किया करवाया था, 40 लोग 30 लोग कैसे शहीद हुए थे, उसका मैं खबर दूं। मैं सुन ले, मैं टीटीपी का मुआहदा शहबाज शरीफ साहब को ना दिखाऊंगा तो मुझे जुर्माना। जो मुआहदा इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के पास है और तमाम वज़रा के पास है, और तो ये वही मुआहदा सेम इन्हें के मुझे सानिया मार्टिन के सल कातलों के नाम। एक और बात सुने यार, कादी साहब एक मुआहदा है जिसमें खून नहीं बहा, उसको तो ढूंढ रहे हो, ढूंढे, अच्छी बात है, लेकिन जिसमें 100 लोगों को गोलियां मारी है यार, वो कातिल उस वक्त ये साहब वज़ीर आला नहीं थे, वज़ीर आला थे उस वक्त। जो जुडिशियल कमीशन बना था, 7 कंडीशन लगाई गई थी कि इसकी फाइंडिंग्स एप्लीकेबल नहीं होंगी, कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं हो सकती। उस वक्त मैं बताऊं पेश नहीं हो सकती। अच्छा कादी साहब, और दूसरी बात, उस वक्त एक शख्स ने जेआईटी अपनी मर्जी, जो बेचारे शहीद हो गए ना सानिया मार्टिन, उन्हें तो पर्चे हो गए, उन पे पर्चे हो गए। और दूसरी बात, ये झूठी एक बुराई रज़ाक चीमा है, वो इनको सलूट करने लग बड़ा मुल्ज़म गया। भट्टी साहब थोड़ा यार, भट्टी साहब आपको तंग करने के लिए खून स्ट्राइकिंग यार, कि तुम्हारे हाथों पे लोगों का खून है, खून। दरूद शरीफ पढ़ते हुए दुनिया से रुखसत हुई है, सामने यूं छाती पे गोलियां खाई हैं, भाग के नहीं खाई उन्होंने, उनके कातिल तो बताओ। भट्टी साहब मेरा यहाँ पे आर्गूमेंट ये उनके नहीं भट्टी साहब सुने ना, मेरी भी सुने। सारे मार्टिन के सर मुल्ज़िम किसकी सौदे पे लगे रहे हैं, मेरा सुने ना यार, मुझे तो दुख होता है। इन्होंने नहीं ना किया, जिस तरह का मर्जी सिस्टम है, आप अच्छा करें बुरा करें, इनको वोट किया, निकाल दिए हुकूमतों से, खत्म हुई बात। अब जो है जिम्मेदार तो अब इमरान खान हुकूमत है, अब तो वो जिम्मेदार है ना। कह रहा नहीं आना चाहिए मेरे भाई, इन्होंने गलत किया, डेफिनेटली गलत किया। मेरे पे गुस्सा ना उतारो, नहीं मैं तो कह रहा हूं अब तो खान साहब की जिम्मेदारी नहीं कटिया, मेरे को बोलना, मेरे रिपोर्ट पढ़ी है मैंने। हाँ इमरान, मैं तो अपोजिशन की आसानी करना चाह रहा था कि चलो इन्हें मैं दे देता हूं। अच्छा 10 का पे रिपोर्ट आ गई है यार, उसके बाद इमरान खान को हुकूमत में नहीं होना चाहिए, बस वो रिपोर्ट पे ना। अब मुझे बताएं, उसमें एसी का घर इस्तेमाल हुआ, असिस्टेंट कमिश्नर डीपीओ इस्तेमाल हुआ, लाहौर का एक बहुत बड़ा हाउस है, वहां से धांधली की इंस्ट्रक्शन जाती रही, सीएम हाउस का डिप्टी सेक्रेटरी भी हुआ। उस खौफनाक रिपोर्ट को आप पढ़ें, उसके बाद क्या इस हुकूमत के इस्लाहत लाने के पैकेज की कौन हमायत करेगा? नहीं, लेकिन भट्टी साहब ज़रा खाकान अब्बाई सब एक मुतालबा कर रहे हैं आर्टिकल 6 के हवाले से, और वो उन्होंने इससे पहले क्या कहा था वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, सुनाए पहले वो क्या कह रहे हैं। एक हुकूमत साजिश करके जब इलेक्शन चोरी करे तो फिर मेरी नाकस राय में आर्टिकल 6 लगता है। आज अगर हमारी अदलिया मुल्क के लिए कुछ करना चाहती है तो आज उसका इम्तिहान है। नहीं तो अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट इनको इलेक्शन चोरी करके देती रहे, जिनका इतराफ इन्होंने मोहतरमा मेयर बुखारी साहब के प्रोग्राम में किया था कि हम तमाम इलेक्शनों को चोरी शुदा इलेक्शनों में आए थे, तो वो जायज़ है। अच्छा देखिए, शाहिद हक्कान अब्बासी की बात में बदल मैं करा तो गलत, तुम करो तो ठीक। अच्छा शाहिद खान आर्टिकल इनके बकौल इनके इमरान खान पे 6 लगना चाहिए, फिर तो शाहिद खान अब्बासी पे 4 दफा लगना चाहिए इनकी जमात पे। वो कहते हैं ये तो हमेशा धांधली करके आए हैं और हमेशा धांधली करवाते हैं, और ये तो आर्टिकल 6 की हैट्रिक भी क्रॉस कर देंगे, 4 लगाने पड़ेंगे। आपको पता है इन पे नहीं 85 से लेके कोई इलेक्शन बताएं जिसमें नून लीग जीती और इनके लिए धांधली ना हुई, कोई एक इलेक्शन चले आप बता दें कादी साहब। इसका जवाब ये है, आपने बता दिया कादी साहब, इसका जवाब है सब पे आर्टिकल 6 लगता है, इनको भी लगता है, उसमें भी लगता है। मगर मेरा आपसे सवाल ये है, बड़ा सादा सा सवाल है, सुनने में है कि ये रिपोर्ट लीक हुई है, तो वाई ये लीक क्यों हुई है? नहीं आ गई थी, मैं देखे ये लीक हुई है या ये डी लीक हुई है। मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि ये रिपोर्ट अगर ठीक है और यकीनन ठीक होगी, ये इस मेरे इलेक्शन कमीशन को दिन दहाड़े सिलेक्टर कहने वालों को जब तक नोटिस सर्व नहीं होते
हम मुतमिन नहीं। भाई साहब जान के मान पाओ ना, ब्रेक है, हाँ जी, जान के मान पाऊँ आपसे। इमरान खान साहब ने 22 साल में जो सबसे 2 कंट्रीब्यूशन है उनकी, मैं दिल से कह रहा हूँ, एक था कि इलेक्शन में धांधली नहीं होनी चाहिए, दूसरी थी करप्शन। तो अगर उस हुकूमत के नीचे आके इस तरह के इल्जाम लगे तो फिर तो यार फिर आप जिगरी यार हैं, वही कर रहे हैं जो आप करते रहे हैं, उनसे मोहब्बत किया करें। आगे बढ़ते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और फिर TLP से मुआहदा पार्लियामेंट में ये तो बात होगी। अब PDM हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलेगी नहीं चलेगी, इकानमी में क्या होगा, और हमारे साथ एक इंतहाई अहम शख्सियत होंगे जो मैशत में एक बड़ा नाम है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। इसी कबल के मैं आगे बढ़ूँ अपने इकानमी के सेगमेंट पर। भट्ट साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, बाद मुकम्मल कर लें। सर काई साहब बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक क्रेडिट है कि वाहिद आदमी है कि हर दौर में इलेक्शन हुए लेकिन किसी ने धांधली के खिलाफ एहतजाज नहीं किया। इमरान खान इसको हीरो है कि इन्होंने 4 हलकों से बात शुरू हुई थी धांधली की, उसका तो नताइज कुछ नहीं थे आए, एविडेंस नहीं थे। 126 दिन धरना किया और बहुत लंबे धरने किए। सियालकोट में डस्के की रिपोर्ट के बाद वज़ीर आज़म की पूरा करैक्टर, पूरी क्रेडिबिलिटी दांव पे लग गई है। मेरी इत्तला है वज़ीर आज़म ने कहा है कि सारी उम्र मैंने शफाफ इलेक्शन के लिए मेहनत की है, एहतजाज किया, और मेरी हुकूमत में इतना बड़ा जाली इलेक्शन हो जाए जिसे इलेक्शन कमीशन के वो IG, उस वक्त के IG, उस वक्त के DPO सियालकोट जिनके घर ये धांधली के सिलसिले हुए, DC और AC और तमाम सियासी जो उनके लोग हैं बहुत बड़ी कार्रवाई का सोच रहे हैं। तो हम कुछ लोग उन्हें रोक रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है ये मर्द कलंदर इमरान खान इस धांधली के जिम्मेदार डस्के को इबरतनाक सजा बनाएगा। मलक साहब ना बनाई तो फिर मेरा सवाल होगा। अप्रिशिएट हम अगर वो करते हैं, मगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशफाक खान साहब जो कि इंतहाई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जो नस्ट है उसके प्रिंसिपल भी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब इससे पहले मैं आपकी तरफ आऊँ, एक मैं आपको शॉर्ट इमरान खान साहब का सुनवाऊँगा, एक फवाद चौधरी साहब का, शहबाज गिल साहब का, एंड देन पोडियम इज योर्स। सुनाइए जी जल्दी से और फिर हम डॉक्टर साहब की तरफ जाएँ। चीनी एकदम जो पाकिस्तान की चीनी है 140 रुपए पे पहुंच गई। पता चला कि 3 शुगर मिल्स सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया। तो जब सिंध में वो 3 मिल्स बंद हुई उसकी वजह से यहाँ की जो शुगर मिल्स थी इन्होंने जखीरा अंदोजी करनी शुरू कर दी। मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि हमारा तो कानून है जखीरा अंदोजी कर नहीं सकते, इनकी मिल से जाके चीनी उठा के मार्केट में लेके ताकि कीमत नीचे आए। पता चला जी जुलाई से ये शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है उस कानून के खिलाफ, और इसलिए हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। जी जल्दी से फवाद चौधरी साहब का भी सुना दें, वो क्या कह रहे हैं। ज्यादातर जो शुगर मिलें हैं वो सारी जो सिंध में है वो जरदारी साहब के अंडर है, जो पंजाब में है वो शरीफ फैमिली के अंडर है। सो अनफॉर्चुनेटली जो बदकिस्मती से 15 दिन पहले जब क्रशिंग हुई है कि 90,000 टन इस वक्त स्टॉक जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास पड़ा हुआ है, उसको इन्होंने होल्ड करके ये जो कीमत है वो ऊपर की है। और मैं जल्दी से सुना दूं कि शहबाज गिल साहब क्या कह रहे हैं। एक तरफ अकेला इमरान खान खड़ा है और दूसरी तरफ तमाम माफिया इकट्ठा हो चुका है। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है माफिया हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि इसे नाकाम करे। कभी प्रेशर ग्रुप बनाए जाते हैं तो कभी हुकूमत गिराने की धमकी, तो कभी चीनी छुपा कर स्टे ऑर्डर के पीछे छुपा जाता है। खान इन सबको हराएगा इंशाल्लाह। मैंने ये 3 चीज़ें आपके सामने रखी, आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब के यही कोर रीजंस हैं और वजूहात हैं जो लोगों की तकालीफ है इस महंगाई के ज़िमन में, माफियाज हैं जो इमरान को कुछ नहीं करने देते? डॉक्टर साहब देखिए, दिस इज वन ऑफ दी 3 या 4 मेन रीजंस हैं। उसमें एक ये रीज़न तो ज़रूर है। मैंने जिस बात की प्राइम मिनिस्टर साहब आज निशानदेही कर रहे हैं, गालिबन 2 साल पहले मैं अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में जब ये आटे का बहरान शुरू हुआ था तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि जी ये मैं अपने तजुर्बे से कहता हूँ कि ये आप तलाश करें कि ये चंद मैंने मतलब ये आइडेंटिफाई करके नाम तो नहीं ले सकता था मैं, लेकिन ये है कि मैंने बता दिया था कि ये एरिया है जहाँ से ये सारी चीज़ें आपके ख़िलाफ़ होती हैं। और ये हिस्टोरिकली देखा गया है कि जब भी किसी हुकूमत को कमज़ोर करना हो, गिराना हो, तो उसको चीनी की कीमतें और आटे की कीमतें बढ़ती हैं उसकी। ये एक स्टैंडर्ड सा है
और ये जब ये शुरू हुआ था तो 1 साल के बाद, इनकी हुकूमत के आने के 1 साल बाद शुरू हुआ। और उस वक्त से मैं कह रहा हूँ कि देखें, ये आपकी हुकूमत को ये गिराने की तमाम साजिशें शुरू हो गई है, तो आप नज़र रखें इसकी तरफ। लेकिन चूंकि शायद गालिबन ये मैं बातें कर रहा था तो प्राइम मिनिस्टर ने एक अपना बना लिया था कि मैंने डॉक्टर इशफाक के कहने पे तो कभी कोई अमल करना ही नहीं है, तो नहीं किया। और आज वही चीज़ें सामने हैं और आज आप खुद कह रहे हैं कि ये माफियाज हैं और ये कर रहे हैं। ये तो मैंने 2 साल पहले ये बताया था कि इस किस्म की चीज़ें होती हैं और मैं इनके साथ डील करता रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि किस तरीके से चीज़ों को ख़राब किया जाता है। डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर इशफाक साहब नस में माशाल्लाह आपका एक नाम है दुनिया में। ये बात आपको 2 साल पहले पता चल गई, 3.25 साल बाद वजीर आज़म को पता चला। आपको पता चला तो चले, आपके पास कानून नहीं था। क्या वजीर आज़म की ये जिम्मेदारी है माफिया का नाम ले, कार्टल्स का नाम ले या उनके खिलाफ कार्रवाई करे? वजीर आज़म का असल रोल क्या है? देखिए, वज़ीर आज़म कंट्री के चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके पास बहुत ताकत होती है। मैं तो निशानदेही कर सकता हूँ, मेरे पास तो कोई पावर तो नहीं है। मैं अपने तजुर्बे से, चूँकि मैंने 11 साल जब इस वजारत में गुजारा है, तो मैंने इन सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ कि किस तरीके से घरों में बैठ के चीनी की कीमतें बढ़ती थी। ये तो मेरे सामने होता रहा है और हम इसको हैंडल करते रहे। और उस ज़माने में 14, 15, 20 रुपया केजी चीनी बिका करता था, उसमें भी पाकिस्तानी कौम खुश नहीं होती थी। आज 150 हो गया है, उस वक्त भी यही कैफियत थी, आज भी यही कैफियत है। तो कहने का मतलब यह कि मैं जो कुछ भी बता रहा था अपने तजुर्बे से, मेरे पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो नहीं था, वज़ीर आज़म साहब के पास था। लेकिन हुआ यह है कि ओवर द टाइम रेट ऑफ द स्टेट कमज़ोर होता चला गया है। अगर मैं शुगर मिल वाला हूँ, अगर मैं फ्लोर मिल वाला हूँ, मेरी मर्जी है, मैं कीमतें कहीं से कहीं पहुँचा दूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ भी नहीं होगा मेरा। मैं अगर पकड़ा जाऊँगा, अदालत में जाऊँगा और इसकी ऑर्डर ले लूँगा, ख़त्म हो गई बात। तो ये मेरा जो है आपके इस प्रोग्राम के से एक हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं फ़ारूक नसीम साहब, उनसे मैं कहूँगा कि ये स्टे ऑर्डर के कानून को रिव्यू करें। इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान की मईशत को, खासकर स्टे ऑर्डर ले लेकर। सियासी नुकसान भी हुए होंगे कि लोग स्टे ऑर्डर के पीछे 5-5 साल पार्लियामेंट के मेंबर हो जाते रहे। डॉक्टर साहब, आपने रिट ऑफ स्टेट की बात की है। मैं आज थोड़ा सा पुराने अखबार देख रहा था, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जनरल यूब के पल्ले भी जो सबसे पहले चीज़ पड़ी थी वो चीनी पड़ी थी। आई एम टॉकिंग 55 ईयर्स बैक, एग्जैक्टली यही मक्खी पे मक्खी पड़ती है। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बयान था, आज मैं जंग में पढ़ रहा था, एग्जैक्ट यही था कि ज़हीरा अंदोज़ जो अपना चीनी फरोश है उनको ये कर देंगे वो कर देंगे। एक तो हमने 55-60 साल में कहीं के कहीं नहीं गए, ये एक मेरा कमेंट है। जो असल चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये चाह रहा हूँ कि हमारे साथ में इंडियन पंजाब है, वहाँ पे उन्होंने लाइसेंसिंग नहीं की, इसको इस तरह सिस्टम में नहीं लेके आए। जिसके पास गन्ना है वो गुड़ बनाए, चीनी बनाए। एक तरफ हम फ्री मार्केट की बात करते हैं, कैपिटलिज्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम लाइसेंसिंग करते हैं। डोंट यू थिंक कि फंडामेंटली फ्लॉ यहाँ पे है? बहुत फ्लॉज है इसमें। मैं आपको बताऊं कि गन्ने की कीमत फिक्स कौन करता है? अंडर द शुगर केन एक्ट ऑफ 1970 ये सूबाई हुकूमतें करती हैं। मुसीबत उस वक्त आ जाती है कि जब सूबे में और मरकज में 2 डिफरेंट जमात की हुकूमत हो, तो ये यहीं से क्राइसिस शुरू होता है कि फिर सियासी बुनियाद पे फिर वो कीमतें सूबाई हुकूमतें फिक्स कर देती हैं गन्ने की कीमत। और गन्ना जो है इटसेल्फ ये 80% है इनपुट कॉस्ट का चीनी का। तो जब आप गन्ने की कीमत फिक्स करें तो बैकवर्ड कैलकुलेशन कर आप चीनी की कीमत को भी बता दें। वो हम नहीं करते। सिर्फ सूबाई हुकूमतें गन्ने की कीमत जो मर्जी आए वो तय कर देती हैं, और जब चीनी बन के निकलता है तो सारा साल ये फेडरल गवर्नमेंट जो है उस पर मुसीबत आई हुई रहती है। चीनी चीनी चीनी। अभी किसी सूबाई हुकूमत को कोई कुछ नहीं कह रहा है कि चीनी चीनी चीनी, वहां पर नहीं हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी मैं एक बड़ी अहम बात आपने पॉइंट आउट कर दी और मैं चाहता हूँ ये बात अननोटिस ना चली जाए, जो मैं समझूँ, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू हेयर दिस।
इसका मतलब ये है कि ज़राए पैदावार पर काबिल सियासतदान अपने मुखालफीन को नीचा दिखाने के लिए अपनी जो इकनॉमिक क्लाउट और ताकत है, जो मईशत के अंदर उनकी मुदाखलत है, वो उसको अवाम को कुचल कर पॉइंट स्कोर करते हैं और पावर में आने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो गन्ने की जो कीमत है वो सूबाई हुकूमत तय करती है। अब इसी गन्ने से चीनी बन जाता है। जब चीनी बन जाता है तो सारा साल की फेडरल गवर्नमेंट की मुसीबत आई हुई होती है कि चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। वो क्या कर सकता है? तो ये हमारे कानून में जो है इसमें दुश्वारियां हैं जो हमें इसको दूर करने की जरूरत है। ये पार्लियामेंट का काम तो यही काम है कि 1970 का एक कानून बना हुआ है, शुगर केन एक्ट, जिसमें सूबाई हुकूमतें गन्ने के रेट फिक्स करती हैं और उससे जब चीनी बन जाता है तो सारा साल मरकजी हुकूमत, जिसका कोई इसमें अमल दखल नहीं है, वो बुरा बनती रहती है, वो गालियां खाती रहती है। तो देयर इज अ मिसमैच जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक और भी बहस है कि हमारे वज़ीर साहब ने भी फरमाया कि पाकिस्तान में सस्ता मुल्क है बहुत सारे ममालिक के हिसाब से। तो मैं थोड़ा सा डाटा देख रहा था, अमेरिका 4% से के करीब है वहाँ का अफरात ज़र, इंडिया, बांग्लादेश, इवन अफगानिस्तान, ये सारे अंडर 5 हैं अफरात ज़र में, पाकिस्तान 9 है। और मैं ये भी डाटा देख रहा था, विदिन 3 ईयर्स पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम भी जो है कम हुई है। तो ये कितनी साइंटिफिक स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान अब भी दूसरे ममालिक के मुकाबले में सस्ता मुल्क है। ज़रा इस पर ज़रा हमें कोई वजाहत करें, हमारी रहनुमाई करें। मेरे ख्याल है कि ये सियासी बयानात होते हैं। जब इंसान अंडर प्रेशर आ जाता है और आपके पास जब कुछ कहने को नहीं होता है तो आप फिर इसी किस्म की गुफ्तगू करते हैं। मैं बार बार कह चुका हूँ कि खुदा के वास्ते ये कंपैरिजन ना किया करें। मैं आपको, अच्छा हुआ आपने ये सवाल कर लिया, 2 मिनट दीजिएगा, मैं बहुत सिंपल अंदाज में एक आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि नाजरीन तक भी आपको पता चल जाए और जो वज़रा सुनेंगे वो भी इससे लेसन सीखें। देखिए, तस्वर करें कि इस वक्त जो हिंदुस्तान का जो एक्सचेंज रेट है वो 73 रुपया $1 के बराबर है। फर्ज कर लें कि पाकिस्तान में भी 73 रुपया $1 के बराबर होता तो हम बराबर हो जाते हैं ना एक्सचेंज रेट के मामले में, 1 to 1 करस्पॉन्डेंट होता। हिंदुस्तान में तेल की कीमत 105 रुपया इंडियन रुपया के 1 लीटर के बराबर है। तो अगर 1 to 1 होता तो पाकिस्तान में भी 105 रुपए पर लीटर पाकिस्तान में भी बिक रहा होता। लेकिन हमारा एक्सचेंज रेट 170 रुपए है, जो हिंदुस्तान से 2.33 गुना जो है वो नीचे चला गया है। तो आप उसी कीमत को ले लें, 105 रुपया जो इंडिया में पर लीटर है, वो पाकिस्तानी रुपए में जब देखेंगे तो वो 245 रुपया पर लीटर नजर आएगा। तो हम कहेंगे कि देखें, हमारे यहाँ तो 146 है, हिंदुस्तान में तो 245 रुपया पर लीटर है, तो हम तो उनसे बहुत सस्ते हैं। फर्ज कर लें कि ये एक्सचेंज रेट 170 के बजाय 270 हो जाए और हिंदुस्तान का वही 73 जो है रुपया $1 के बराबर हो, तो ये पाकिस्तानी करेंसी 3.7 गुना जो है वो कम हो जाएगी। तो तेल की कीमत हिंदुस्तान में अगर 105 है तो पाकिस्तान के करेंसी में ये 389 रुपया हो जाएगा, 389। तो क्या हम कहेंगे कि हमारे यहाँ तो 146 है, हिंदुस्तान में तो 389 है, तो हम तो बहुत सस्ते हैं? ये मुनासिब नहीं है। डॉक्टर साहब मेरी रहनुमाई फरमाएं, एक तो क़ुव्वत खरीद हमारी है नहीं, बाहर लेबर की तरह अगर यूरोप अमेरिका की करें तो 3 लाख से कम है ही नहीं किसी की। पर आवर 8 घंटे है यूरोप में पाउंड और अमेरिका में 10 से 12। अगर हमारी क़ुव्वत खरीद उतनी नहीं, क्या हमारा कंपैरिजन करके हमारे हुक्मरान हमारे जख्मों पे नमक छिड़कते हैं? मुझे समझ नहीं आती कंपैरिजन करते क्यों है, जबकि उधर एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, करप्शन इतनी आम नहीं। उधर एक आम मजदूर गरीब आदमी 1.5-2 हज़ार पाउंड आराम से बना लेता है, जिसकी पाकिस्तान में इनकम कमो बेशतर 5 लाख जाती है। ये क्या मजाक करते हैं हमारे साथ? देखिए, मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि हमें इस कंपैरिजन से बाज आ जाना चाहिए। हम ये जब ये कहते हैं तो हम जिस मुल्कों से कंपेयर करते हैं उनका फीकस आमदनी देखें और अपने मुल्क के फीकस आमदनी देखें, फ़र्क होगा।
हमारी फीकस आमदनी पिछले 3 सालों में गिर गई है। मिसाल के तौर पे 3 सालों में हमारी जो एवरेज जीडीपी की ग्रोथ है वो 1.8% है, जबकि आबादी हमारी बढ़ रही है 2% या 2.1 या 2.2% के हिसाब से बढ़ रही है। तो आबादी तेजी से बढ़ रही है और हमारे जीडीपी के शरह बढ़ने की जो है वो कम है आबादी से, तो फीकस आमदनी जो है उस हिसाब से हमारे यहाँ कम हुई है। और फिर हमारे यहाँ क्वांटम ऑफ जंप देखें चीज़ों का, 10 रुपया फी लीटर, तो चीनी की कीमत 30 रुपया फी लीटर बढ़ गई। यानी बढ़ने का एक रफ्तार देखें और हमारी आमदनी में आमदनी बढ़ नहीं रही है बल्कि कम हो गई है। तो इसलिए अवाम बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर में आ चुके हैं। तो हमें डॉक्टर साहब एक रहनुमाई का, आपकी कभी वजीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई है या जानते हैं आप उन्हें? नहीं, मैं तो बहुत जानता हूँ, हमारी बहुत रेगुलर मुलाकातें होती रही हैं। अच्छा, तो एक रहनुमाई फरमाएं, अगर मदद फरमाएं इस कौम की, उन्हें कभी बताएं कि खुदा के वास्ते दूसरे मुल्कों से कंपैरिजन करना छोड़ दें। जो आपने लोगों को रहनुमाई फरमाई है, इतनी तफसील से बताया है, ये बात उन्हें भी बताएं ताकि वो बार बार एक गलती को ना दोहराए। नहीं, मेरा राब्ता जब ये अभिनंदन का वाकया हुआ था फरवरी 2019 में गालिबन, तो उसके बाद से मेरा कोई राब्ता नहीं है प्राइम मिनिस्टर से। लेकिन यह है कि जब से वो पावर में आए थे और अंटिल फरवरी 19 राब्ता ज़रूर रहता था। वो बड़ी शफ़क़त से बुलाते थे और मैं जाता था उनके पास में बन्नीगाला में, तो मिलते रहे, बहुत सारे मशवरे हम करते रहे, मैं देता भी रहता था जो मैं मुनासिब समझता था। और मैं ये भी कहता था कि हम सबकी कोशिश है कि हम आपका हाथ मजबूत करें और आपको एक कामयाब वज़ीर-ए-आज़म। अच्छा डॉक्टर साहब वक्त का में एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जो बड़ा स्टैंड्स आउट वेरी प्रोमिनेंटली अमंगस्ट ऑल दी टॉप इकोनॉमिस्ट। आपने पिछली दफ़ा पुश और पुल फैक्टर की बात की थी, मेरी कुछ इकोनॉमिस्ट से बात हो रही थी, देवर काइंड ऑफ अपोलोजेटिक थे, बेल आउट करते नजर आते थे IMF और वर्ल्ड बैंक को, वेयर एज आप बड़े एक पॉइंटेडली क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं जी आप जाते हैं, आप ना जाया करें, और आप क्यों जाते हैं, ये आपकी गलतियां हैं। तो आप इस पे कैसे देखेंगे? हमारी गलतियां भी हैं और क्या वो भी हमें अपनी तरफ खींचते हैं? देखिए, ये अभी एक सेमिनार में दिया था अभी मैंने अपने ही नस्ट में, जिसमें मैंने ये कहा, किसी ने सवाल भी किया था, गालिबन आपसे भी आपकी बात उन्हीं से हुई थी क्योंकि सवाल में काफ़ी सिमिलरिटी नज़र आती है। उन्होंने कहा कि जी ये IMF तो नहीं लेकर जाता है पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान खुद जाता है IMF में। तो मैंने कहा कि अगर मैं शायद हुकूमत पे ना बैठा होता तो मैं आपकी बात पे यकीन कर लेता, लेकिन मैं आई विटनेस हूँ कि किस तरीके से लेकर जाया जाता है। और उसके लिए माहौल क्रिएट किया जाता है। मिसाल के तौर पे 2008 का मैं आपको बता दूं कि जब जरदारी साहब की हुकूमत आई तो हम IMF से निकले हुए थे। 2004 से 2008 तक हम IMF में नहीं निकले हुए थे। तो IMF भी माही बेआब हुआ था कि ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान जो पिछले 1988 से हमारे अंडर चला आ रहा है, तो ये 2004 से 2008 ये कैसे बाहर निकल गया। तो वो उनको भी तड़प थी कि इनको लाया जाए, और वो उनका मिशन आना शुरू हुआ। और ये जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, मूडीज़ है, ये हर हफ्ते मुझे फ़ोन किया करते थे सिंगापुर में बैठकर। जब ये कैफियत हुई और इन्होंने हमारी रेटिंग को धड़ाधड़ गिराना शुरू कर दिया, हर 15 दिन में हमारी रेटिंग गिर रही थी, तो मैं उनसे फ़ोन करूँ, मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करते थे। तो एक इत्तेफाक से उन्होंने फ़ोन रिसीव किया। जब मैंने पूछा कि ये बताओ कि क्या क़यामत टूट गई है पाकिस्तान में कि हर 15 दिन में आप हमारी रेटिंग को नीचे कर रहे हैं, तो वो कहता कि डॉक्टर साहब आप हमारे हेडक्वार्टर में न्यूयॉर्क में वहाँ बात करें अफसरों से, हम कोई जवाब आपको नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब टाइम कम है, मैं कोई क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ। पर कैपिटा की आपने बात की, पाकिस्तान की 3 साल पहले $1482 थी, जो इस वक्त 1260 हो गई है। अमेरिका की मैं आज पर कैपिटा देख रहा तो $66,000 है जब हम कंपेयर करते हैं। आम आदमी के 5 मसले हैं, चीनी, पेट्रोल, बिजली, घी, आटा। यहाँ डिटेल देने की जरूरत नहीं, तीनों चीज़ें 100% से ज़्यादा महंगी हो गई हैं। व्हाट इज़ द फ्यूचर फॉर ए कॉमन मैन इन द कमिंग टाइम्स? देखिए, बहुत चीज़ें बिगड़ गई हैं हमारे यहाँ पर, और ये चीज़ें बिगड़ी हैं
हमारे एक्सचेंज रेट की डिवैल्यूएशन की वजह से, जिससे तमाम चीज़ें जो है खाने पीने से लेकर तेल और जो चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं सबकी कीमतें बढ़ गई हैं। अगर हम जो हम खाने पीने के जो तेल है, खुर्दनी तेल मंगाते हैं, तो पहले जो एक्सचेंज रेट था और आज के एक्सचेंज रेट में जब वो लैंड करता है और उसके ऊपर फिर टैक्स लगता है तो वो कहीं से कहीं वो पहुंच चुका होता है। तो ये एक्सचेंज रेट जिस तेज़ी से एक गिरा है मई 2021 से लेकर अब तक में, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इतनी तेज़ी से एक्सचेंज रेट जो है ये इसने तबाही फेरी है। जिसको कहते हैं कि एक हंसता बसता घर जो घराना था उसको बर्बाद कर दिया उसने। डॉक्टर साहब आखिरी बार, ये जिम्मेदार कौन है? घर तबाह कर दी, यानी कि मुल्क मेरे को नुकसान पहुंचाया। आपकी नजर में, डॉक्टर इशफाक साहब सर की नजर में, इसका जिम्मेदार तो कोई ना कोई होगा ना। एक्सचेंज रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस महकमे के पास है पाकिस्तान में? अल्लाह की कसम मेरे पास नहीं है, मैं तो आपसे रहनुमाई ले रहा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, काजी साहब ने भी नहीं किया ये। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान काजी साहब ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। तो स्टेट बैंक का डॉक्टर साहब जो आज आपने सबसे जो खूबसूरत बात की मुझे क्लोज करना है कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ये हमारी रेटिंग गिरा देते हैं अगर हम कर्जा ना लेने जाएं, तो मैं समझता हूँ आज उनको जवाब मिल गया। जो समझते हैं कि हम उनकी तरफ जाते हैं, हमें खींच के ले जाते हैं और अपना भिखारी बनाते हैं, और यहाँ भी वो मौजूद हैं लोग जो हमें भिखारी बनाना चाहते हैं, तो इन्हीं से निजात हासिल करनी पड़ेगी। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।